दरअसल में आज हिंदुस्तान में ये हालत है कि आपसे अगर कोई पूछे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये बात दिमाग में आती है? हिंदुस्तान की स्थिति ये है कि लोग कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इस स्थिति को सामान्य और समन्वय करना है तो क्या किया जाए? मैं समझता हूं कि इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है राष्ट्रीय एकीकरण की। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम लोग एक हों। हद तो डेमोक्रेसी और अभिव्यक्ति की आजादी यहाँ तक हो गई है कि कभी कभी 4 बच्चे अपने बाप के नाम पे भी एकमत नहीं होते। तो you have to create this national integration। अब ये कैसे करें नेशनल इंटीग्रेशन? इसके लिए कैरेक्टर बिल्डिंग करना जरूरी है। और कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करें? यहाँ 2 चीज समझने की है। एक तो कैरेक्टर वो है जो माँ बाप ने सिखाया, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, अतिथि संस्कार, तो बहुत बढ़िया है, मगर ये केवल घर और समाज के लिए ही लागू है। राष्ट्रीय चरित्र में और व्यक्तिगत चरित्र में फर्क है। ये व्यक्तिगत चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र में सहनशीलता का कॉलम ही नहीं है, वहां पे 0 टॉलरेंस है। कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। उसको अधिकार ही नहीं था माफ करने का। तो राष्ट्रीय चरित्र को कौन बताए? इसको बताएंगे पूर्व सैनिक। पूर्व सैनिक क्यों बताएंगे? इसको जज क्यों नहीं बताएंगे? कारण ये है कि 145 करोड़ का हिंदुस्तान और उसमें केवल 13 लाख की फौज, यानी कि उसके 1% के 1% से भी कम। और जब भी कभी देश में कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आए, कैलेमिटी आए, फौज को बुला लो, स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। क्यों भाई? कि फौज के हाथ में कोई जादू का डंडा है? तो इसका मतलब कि हर फौजी के पास कुछ तो है, जो है वो है कर्तव्यनिष्ठा, वो है प्रशिक्षण, वो है अनुशासन, वो है ईमानदारी। इसलिए पूर्व सैनिक इस काम को करें। अब अगर पूर्व सैनिक इस काम को करें तो 2 प्रॉब्लम सामने आती हैं। हालांकि ये 1947 नहीं है, उस समय के हमारे सिपाही थोड़ा कम पढ़े लिखे होते थे और हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग उन्हें बेवकूफ समझते थे, और जो सिपाही है वो हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों को बेईमान समझते थे। अब इन बेवकूफ और बेईमानों में समन्वय कैसे किया जाए, ये सोच के आज से 23 साल पहले एक संस्था का जन्म हुआ जिसका नाम है राष्ट्रीय सैनिक संस्था। आज मित्रों, मैं 99% नहीं, मैं 100% ऑनेस्ट सोल्जर हूँ। तो कभी जो भी बात कहूंगा उसको कहीं से भी चेक किया जा सकता है। मैं वीर चक्र प्राप्त हूँ। वीर चक्र केवल युद्ध के मैदान में मिलता है, कभी कभी मरणोपरांत मिलता है। जो लोग जिंदा हैं उनमें से एक मैं हूँ। मैं बीएससी हूँ, इंजीनियरिंग करके मैंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में मुझे एमटेक कराया तो मैं एमटेक स्ट्रक्चर हूँ। उसके बाद जब हम रिटायर होके आए तो हमको बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे हमारे टीजी बन जाइए, हमारे पला बन जाइए। मैंने कमांडिंग ऑफिसर रहने के बाद मैं किसी की नौकरी करूंगा, क्योंकि मैंने अपने सिपाहियों को युद्ध के मैदान में लड़ते मरते जीते हुए देखा था और मैं खुद उनमें शामिल था। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका नाम रखा राष्ट्रीय सैनिक संस्था। उस राष्ट्रीय सैनिक संस्था के एक संरक्षक हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच में है यहाँ, मेजर जनरल जीडी बख्शी। उस राष्ट्रीय सैनिक संस्था में हमने केवल फौजियों को नहीं रखा, क्योंकि आपने देखा होगा फौजी अपने साथ सिविलियंस को नहीं रखते। और बल्कि मजे की बात तो ये कि कोई नेवी का ऑर्गेनाइजेशन, कोई आर्मी का, कोई एयरफोर्स का, और तो और कोई सिपाहियों का, कोई ऑफिसर्स का, सिविलियन साथ में नहीं होंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में सिविलियन और फौजी दोनों को रखा। इसको रजिस्टर कराने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर हमने कहा कि इसमें पूर्व सैनिक का नाम मत दो, इसमें सैनिक दो। बड़ी मुश्किल से वो रजिस्टर हुआ। इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय, पूर्व हटा दिया, राष्ट्रीय सैनिक संस्था। यानी कि हर वो व्यक्ति जिसके सैनिकों जैसे विचार है या जिसने कभी यूनिफॉर्म पहनी है वो इसका सदस्य बन सकता है।
आज इसके 1 लाख सदस्य हैं, 22 प्रदेशों में ये काम कर रही है। और इसने आज ये ठेका लिया है कि हम स्कूलों में एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग कराएंगे, मतलब प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण कराएंगे। अब यूं तो प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण में ड्रिल पीटी समझते हैं, फौज का मतलब वो नहीं है। फौज का मतलब पेट्रोलिंग भी है, फौज का मतलब एम्बुश भी है। और फिर इतना ही नहीं, उनको डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, योगा, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, नेताजी सुभाष के बारे में जानकारी, एक्सपोजर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब तो होगा ही होगा। एक चीज जो खास होगी वो ये है कि हमारे संविधान की धारा 51A, आई रिपीट, क्लॉज 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस धारा में आपके कर्तव्य है। हर व्यक्ति ये तो कहता है कि मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये नहीं कहता कि मेरी ड्यूटी क्या है। अब वो क्लॉज 51A में आपके 11 कर्तव्य दिए हुए हैं। एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग में अगर वो 11 कर्तव्य बच्चे को 8वीं या 9वीं क्लास में 2-3 बार बता दिए जाए, तो फिर वो लड़का या लड़की जो है वो सड़कों के ऊपर आके बसों को आग नहीं लगाएंगे, वो संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे, वो एक अच्छा सैनिक भी बन पाएंगे और एक अच्छा नागरिक भी बन पाएंगे। इसलिए एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग को स्कूलों में प्रारंभ कराना ये हमारा कार्यक्रम है जो अब चल रहा है। और इसमें हम आप सबकी सपोर्ट की अपेक्षा से अधिक उम्मीद करते हैं कि जब समय मिले तब ये जान के कि एक ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमें काम करना चाहिए, हमें सपोर्ट दीजिएगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।